हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे वीडियोस के पीछे एक ही कंसेप्ट है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो चलिए, आज हमारे पास है इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, जिसके हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ कवर करा है। अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमने एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट डिस्कस करा है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो बीकॉम ऑनर्स में जनरली पूछा जा सकता है, तो उसे कैसे डील करना है उसके लिए हम फॉर्मेट लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी डील कर सकें। चलिए देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन के लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकालना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे, बट फिलहाल अभी हम देखते हैं कि बिजनेस के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। मतलब यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकाली जाती है। देखिए, जनरली तो बिजनेसमैन अपना ट्रेडिंग पी एंड एल बना लेता है, राइट? और पी एंड एल से जो प्रॉफिट आता है उसी पर टैक्स पे करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपके पास बिजनेस इनकम आई है उसमें से कुछ खर्चों को डिसअलाउड करती है टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उन खर्चों को माइनस करना अलाउड नहीं है। ठीक है, और कुछ इनकम्स को ऐड नहीं माना जाता क्योंकि वो इनकम किसी और हेड में जाके टैक्सेबल होनी चाहिए। तो इसीलिए जब बिजनेस इनकम निकाली जाती है, जो आपने पी एंड एल से निकाला है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है। तो आपको जो बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकालनी है उसका तरीका क्या है, वही हमने यहाँ पर आपको समझाया है। तो सबसे पहले आपने बिजनेस इनकम लिखनी है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। सबसे पहले आपने वो लिख ली। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं, उन चीजों को आपने इसमें से अलाउड नहीं करना। वैसे तो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी और पी एंड एल गिवन होगा या ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये खर्चे इस पी एंड एल में से सबट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। बट कुछ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पी एंड एल बनाते वक्त उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस करे, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग सबट्रैक्ट कर रखी है या एल आई सी दे रखी है या अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है या इनकम टैक्स पे करा है। देखिए, इनकम टैक्स खुद का होता है ना, तो इन सब चीजों को, लाइफ इंश्योरेंस भी एक पर्सन की होती है, तो अगर उसने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो पी एंड एल से सबट्रैक्ट कर रखे हैं तो उन्हें वापस हम एड बैक कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं होने चाहिए आपके पी एंड एल से टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, तो इन्हें वापस एड बैक कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि आपको सिर्फ डाउट हो रहा है, अब ये पैसा डूबा नहीं है, आपने वो पैसा प्रॉफिट में से सेट असाइड करके रख लिया, लेकिन ऐसा कोई लॉस हुआ तो नहीं है ना। सिमिलरली, अगर कोई रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेस आप बना रहे हो, सेम फंडा है इसका, कि वो पैसा आपने रख तो दिया साइड पर, लेकिन वो पैसा कहीं खर्च तो हुआ नहीं, तो वो पैसा तो अभी आपके पास पड़ा हुआ है। तो टैक्स अथॉरिटी कहती है, भाई जितना कैश तुम्हारे पास है हमें तो उस पर टैक्स देना है, कैश प्रॉफिट पे टैक्स देना है। तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेस भी ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा, अगर बहुत क्लियरली दिख रहा है कुछ अनरीजनेबल एक्सपेंसेस करे जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के द्वारा या पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, एक्सपेंसेस ऑन रिलेटिव्स, ठीक है, तो वो भी इसमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड। किसी भी तरीके की कोई चैरिटी या डोनेशंस हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट इसको बिजनेस के परस्पेक्टिव से नहीं माना जाता है, इसलिए इसको ऐड बैक कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो पूरी ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो अगर 12% से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है पार्टनर को, तो जितनी 12% से ज्यादा होगी वो यहाँ पर वापस ऐड बैक कर दी जाएगी, कि उसे टैक्स के परस्पेक्टिव से अलाउ नहीं करा जाता। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पेमेंट अगर आउटसाइड इंडिया पे करी जा रही है इस कंपनी के द्वारा, तो वो भी अलाउड नहीं होगी, उसे भी ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की किसी फंड में आपने पेमेंट करी है और उस फंड में पैसा देते वक्त आपने टैक्सेशन को ध्यान नहीं दिया या पे नहीं करा, तो वो फंड की पेमेंट भी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी टैक्स की डिले पे करने की वजह से आप पे कोई फाइन या पेनल्टी लगाई गई है और वो खर्चा आपने पी एंड एल में से सबट्रैक्ट कर रखा है, तो अथॉरिटी कहती है इस तरीके की अगर हम आपको सबट्रैक्शन दे देंगे फिर तो आप आराम से डिले करते रहेंगे टैक्सेस को, है ना जी। तो इस तरीके की पेनल्टी और फाइन भी आपको अलाउड नहीं करे जाने चाहिए। तो ये इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, इन्हें जिन्हें टैक्स के पर्पज से अलाउ नहीं करा जाता, तो इन्हें वापस एड बैक करा जा रहा है टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकालने के लिए। इसी तरीके से कोई एसेट पर लॉस हुआ है तो ये कैपिटल नेचर की चीज है, वैसे भी ये पी एंड एल में से सबट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। जब आपने 11th और 12th क्लास में गुडविल चैप्टर करा होगा तब भी आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं, जो कभी कभार होने वाली चीजें हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट को बेचना रेगुलर कंसेप्ट नहीं है, तो उस पर होने वाला लॉस भी रेगुलर कंसेप्ट नहीं है। तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है उसे भी क्या कर दिया जाता है, एड बैक कर दिया जाता है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेजर इनसे हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके के जो इसमें ऐड करे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि इन्हें अलाउ नहीं करा जाता, नहीं तो एडजस्टमेंट में खुद भी मेंशन हो जाता है कि ये डिसअलाउड एक्सपेंस है और ऊपर उसमें से सबट्रैक्ट कर रखा है, तो आपने ऐड बैक कर देना है, राइट। अब लेस का तो सिंपल सा रूल है, कोई भी ऐसी इनकम जो पी एंड एल में ऐड कर रखी हो जो बिजनेस की नहीं है। अब देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो सेल करके जो इनकम है वो तो ठीक है, वो तो आपकी बिजनेस इनकम है, लेकिन इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होता है, तो इसीलिए बिजनेस इनकम के हेड में से उसे सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने हेडिंग लिखी है इनकम ऑफ अदर हेड, यानी अगर मान लीजिए कोई भी आपकी इनकम इसके अंदर आ रही है, अदर सोर्सेज की इनकम आ रही है, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, तो कोई भी अदर हेड की अगर इनकम है या लॉटरी पजल से जीती हुई इनकम है, कोई भी ऐसी इनकम है जो इस हेड के अलावा किसी और हेड में आनी चाहिए, तो उस हेड की इनकम अगर ऐड हो रखी है पीएनएल में तो उसे क्या कर दिया जाएगा, सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, राइट। और इनकम टैक्स रिफंड भी अगर आपके पास है तो उसे भी सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और फिर जो हमारे पास नेट आंसर आता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, आपको जरूर हेल्प होगी इसको करने में। और अब हम आपको इसके क्वेश्चंस करके दिखाते हैं ताकि आपको वाक्य में समझ में आए कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डे। तो आपको मिस्टर ए यानी सोल प्रोप्राइटर है उसकी बिजनेस इनकम निकालनी है, राइट। सैलरी दे रखी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, रिजर्व फॉर बैड डेट है, देखिए ये वाला इससे पैसा कहीं नहीं जाता तो ये एड बैक होगा अभी वहां पर, ठीक है। इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं होता, पढ़ा था हमने क्योंकि पर्सनल है। लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कोई भी एसेट पर अगर लॉस हुआ है तो वो भी एड बैक हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाता है पूरा का पूरा, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें तो 12% से ज्यादा, है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, चैरिटी भी ऐड हो जाती है आपके पास। टैक्सेशन रिजर्व है, यानी अभी पे नहीं करा, अभी तो पे करने जा रहे हैं ना आप लोग, तो टैक्सेशन रिजर्व बनाया है तो ये भी पैसा अभी खर्च नहीं हुआ तो ये भी ऐड हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद का लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और बिजनेस से खर्चा पे कर रखा है तो ये भी वापस एड बैक हो जाएगा, है ना। लॉस ऑन द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय फायर, तो ये भी आपका लॉस है बिल्डिंग पर, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा, राइट। तो देखिए बड़े आराम से आपको चीजें पता चल जाएंगी अगर आपने वो फॉर्मेट अपना अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लिया। फिर डेप्रिसिएशन ये लगा हुआ है आपका बिजनेस, जो भी अकाउंटेंट ने लगाया है, बिल्डिंग पे 4,000 रुपए, फर्नीचर पर 800 रुपए। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अगर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आपको डेबिट साइड पे दिया है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है, और अगर क्रेडिट साइड पर होता है तो इसे एड बैक कर देते हैं। अब इनकम देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, डिस्काउंट भी बिजनेस का होता है, कमीशन रिसीव भी बिजनेस की होती है, सन्ड्री रिसीव भी बिजनेस की है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, तो ये सब बिजनेस की इनकम है, कोई भी अदर हेड की इनकम हमको नजर नहीं आ रही है, तो हमें इसको फिलहाल कुछ नहीं करना। अब नीचे क्या लिखा है, द मोटर कार वाज यूज्ड इक्वली फॉर बिजनेस पर्पस एंड द प्रोप्राइटर प्राइवेट पर्पस। तो मोटर कार पे अगर कोई भी खर्चा किया जाएगा तो उसे 50-50% बांटा जाएगा, इस लाइन का ये मतलब होगा। तो अगर 50-50% बांटा जाएगा तो अगर मोटर कार पे मान लीजिए कोई भी खर्चा यहाँ मेंशन होता, अभी तो फिलहाल नहीं मेंशन है, तो उसका 50% तो अलाउड होता है इसमें से पी एंड एल में से सबट्रैक्ट करना, लेकिन 50% तो उसका पर्सनल है ना, तो वो हम ऐड बैक कर देते हैं। बैंक लोन इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस, तो ठीक है, ओके। तो बैंक लोन पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको कुछ नहीं करना। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर वाज 3200 एंड 600। देखिए जहां पर आपने ये 4,000 रुपीज बिल्डिंग का डिप्रेशन लगा रखा है तो टैक्स कह रहा है कि 3200 माइनस होना चाहिए, और ये फर्नीचर का 600 माइनस होना चाहिए। तो जो ये वाला डेप्रिसिएशन है ये हम एड बैक कर देंगे, और जो टैक्स अथॉरिटी के रिस्पेक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, राइट। Included in the advertisement expense is a sum of 4,000 spent on the special advertisement campaign undertaken during the year in respect of product of the company. तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपने कंपनी के रिस्पेक्ट में ही करी है तो इसके खर्चा तो माइनस होना भी चाहिए, और हो भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है सैलरी इंक्लूड 12,000 बीइंग द अमाउंट ड्रॉन बाय मिस्टर ए ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखिए ये 12,000 रुपए मिस्टर ए ने सेल्फ को दे रखे हैं, तो जो भी चीजें उसने खुद को दे रखी होती है वो इसमें वापस से डिसअलाउ करके एड बैक कर दी जाती है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब ऊपर आप लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, पर्टिकुलर रुपीस आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट, ये देखिए 1,20,400 रुपीज, तो ये हमने लिख दिया
1,20,400 रुपीज। अब इसमें जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, वो ऐड करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स में से देख लेंगे। तो मोटर कार पर तो कोई ऐसा एक्सपेंस दिया नहीं था, नहीं तो हम उसे 50% ऐड कर देते। डेप्रिसिएशन के बारे में जरूर बताया था, तो ये जो 4,000 और 800 वाला डेप्रिसिएशन है ये ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये वाला सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये 4,000 इसमें ऐड कर देते हैं और 800 ऐड कर देते हैं, 4,800। और जो आपके पास 3,200 और 600 है उसमें से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो लेस के लिए थोड़ा नीचे कॉलम बना लेते हैं हम लोग। तो अलाउेबल डेप्रिसिएशन जो आपका है इट्स 3,200 प्लस 600, तो 3,800 आपको अलाउड है सब्ट्रैक्ट करना, राइट। और आपको बताया था कि जो सैलरी है उसमें 12,000 रुपए की सैलरी इसने खुद को दे रखी है मिस्टर ए ने, तो वो अलाउड नहीं होती, जो खुद पे खर्चा करा जाता है, तो वो भी हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। तो एडजस्टमेंट हमारी डन हो गई। अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी चीजें लिख रखी हैं, जैसे कि रिजर्व फॉर बैड डेट, इसका पैसा अभी कहीं खर्च नहीं हुआ, ये पैसा आपने सिर्फ अपने पास रख रखा है, तो ये क्या कर दिया जाता है, इसी वजह से एड बैक कर दिया जाता है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 12,000 रुपए का ये ऐड हो जाएगा आपके पास। इसके अलावा इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स क्योंकि पर्सनल इनकम पर जाता है और ये इसने बिजनेस के उससे कर रखा है, तो ये एड बैक हो जाएगा 9,500 रुपीज का, राइट। इसके अलावा लॉस ऑन सेल, किसी भी एसेट पर अगर आपका लॉस हो रहा हो तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार ये भी हमने ऐड कर दिया। ये कितने रुपए का है हमारे पास, 4,800 रुपीज का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। सोल प्रोप्राइटर में पूरा, पार्टनरशिप में 12% से ज्यादा। और बैंक लोन तो बिजनेस के लिए लिया गया था। चैरिटी वगैरह पर भी जो खर्चा करा जाता है वो भी ऐड बैक कर दिया जाता है। तो चैरिटी पर 600 रुपए खर्च करे गए हैं, वो भी हमने ऐड कर दिए इसमें। टैक्सेशन रिजर्व, तो टैक्सेशन रिजर्व इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन को, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है हमारे पास। तो टैक्सेशन रिजर्व, इस पर भी पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ हमारा। तो टैक्सेशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन अभी ध्यान रखिएगा, अभी लिखना है हमने। टैक्सेशन रिजर्व का कितना अमाउंट है हमारे पास, इट्स 12,000 रुपीज, तो ये भी एड बैक हो गया, राइट। और उसके बाद ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे खर्चा किया गया था, सेल्फ लिखा भी हुआ है, 2,200 रुपए, ये भी ऐड हो गया। तो ये सब हम ऐड कर देंगे। और लेस की अगर बात करी जाए तो लेस में एक तो जो एडमिसिबल डेप्रिसिएशन था 3,200 और 600 ये अलाउड था, तो ये हम माइनस कर देंगे 3,800 रुपीज। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिख रखा है, इससे आसानी रहती है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये भी इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा 420 रुपीज। और इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, आपके पास टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ जाएगी। सॉरी, एक अमाउंट और रह गया हमारा, लॉस बाय फायर ऑफ बिल्डिंग, राइट। तो ये भी हम लिख देंगे इसके अंदर, लॉस बाय फायर ऑफ बिल्डिंग। लॉस ऑफ बिल्डिंग जो फायर की वजह से हुआ था, 6,000 रुपए का एक आपके पास इनकम और ऐड हो जाएगा, 6,000 रुपए, राइट। और इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आ जाएगी बिजनेस इनकम। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज है। द फॉलोइंग अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, तो ये सारे अमाउंट पी एंड एल में डेबिट हुए हुए हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। तो हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि डेबिट का मतलब माइनस होता है, राइट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं माइनस होने चाहिए थे, इसे ऐड बैक कर देंगे हम लोग। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग 1,30,000 रुपीज, देखो खुद की बिल्डिंग है, उस पर आप फैक्ट्री खोल के बैठे हो, बिजनेस खोल के बैठे हो, तो ये जो 1,30,000 रुपीज है ये सेल्फ को ही पे कर रहा है ना। तो जो भी इनकम इसके पास जा रही है, जो एक्सपेंस इसके पास जा रहा है, वो एक्चुअली में तो पेमेंट हो नहीं रही ना आउटसाइडर्स को। तो जब कोई भी चीज ये अपने आप को पे करेगा, चाहे सैलरी पे करेगा, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा या रेंट पे करेगा खुद को, वो अलाउड नहीं है टैक्स अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इसे पूरा 1,30,000 रुपए ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, जो ब्रैकेट में लिखा है कि हाफ ऑफ द बिल्डिंग इन पर्सनल यूज एंड हाफ इन द बिजनेस यूज, तो बाकी के जो खर्चे बिल्डिंग पर होंगे उनका 50-50% करा जाएगा, राइट। जो ये पेमेंट है ये किसी को बाहर जा ही नहीं रही थी, अगर ये रेंट खुद के पास ना जाकर बाहर वालों के पास जाता तो बिल्कुल सही था, 50% हम डिसअलाउ करते, यानी 50% इसमें से माइनस नहीं करने दिया जाता, क्योंकि 50% तो बिजनेस का है, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा 1,30,000 नहीं अलाउ होता। लेकिन ये 1,30,000 किसी बाहर वाले को नहीं जा रहा है, ये खुद के पास है, इसे इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं, खुद की बिल्डिंग पर इसने बिजनेस खोल रखा है, तो ये पूरा 1,30,000 से खुद को पे कर रहा है, तो इसे एड बैक कर दिया जाएगा।
म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, ये 4,000 रुपए के जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे गए हैं इनका 50% कर दिया जाएगा। तो 2,000 रुपए तो अलाउड है क्योंकि वो बिजनेस के होंगे, लेकिन 2,000 रुपए डिसअलाउड है, तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। अब ये रिपेयर ऑफ बिल्डिंग पे जो पैसा खर्च हुआ 5,000 रुपए में, इसमें से हाफ तो बिजनेस का था लेकिन हाफ तो उसका पर्सनल था ना, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए था, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द होल बिल्डिंग, सेम 3,000 रुपए में पूरी इंश्योरेंस करा रखी है आपने, लेकिन जो 1,500 रुपए है आधे जो है वो तो ठीक है बिजनेस के हैं, लेकिन पूरे खर्चे थोड़ा ना अलाउ करे जाएंगे क्योंकि 1,500 रुपए तो उसका पर्सनल एक्सपेंस हुआ, तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंस है सारे ऐड हो रहे हैं, राइट। अ कार परचेज फॉर 3 लाख ऑन 1/1/2020 एंड वाज पुट टू यूज ऑन द सेम डे, तो आपने इसको सेम डे पे परचेज करा और सेम डे पर ही आपने पुट टू यूज कर दिया। द कार वाज यूज्ड फॉर बोथ पर्सनल एज वेल एज बिजनेस पर्पसेस। ही आल्सो डेबिटेड 5,000 एज पेट्रोल एक्सपेंसेस। देखिए ऊपर पहले से क्लियर कर दिया गया था कि ये सारे खर्चे P&L में डेबिट है। पहली बात तो कार की परचेज को P&L में नहीं लिखा जाता, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो एसेट थी, इसे तो बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था। पर ऐसा उसने आपको ऑलरेडी हिंट कर दिया है कि 3 लाख रुपए आप P&L में डेबिट कर चुके हैं, तो ये 3 लाख रुपए डेबिट नहीं करने चाहिए थे, इसलिए वापस एड बैक करेंगे, राइट। ये रीजन है, डिसअलाउड है इसलिए नहीं, ये अलाउड ही नहीं है, नॉर्मल P&L का नेचर है कि एसेट्स के पैसे आप P&L में नहीं लिखते। दूसरा, अब जो पेट्रोल का खर्चा हुआ 5,000 रुपए का कार पर, तो क्योंकि हाफ कार पर्पस बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, आधी कार आपकी जो है बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसका 50% तो अलाउड है, सब्ट्रैक्ट 50% आपको अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम 2,500 इसके भी ऐड कर देंगे। उसके बाद मिस्टर वाई हैज डेबिटेड 30,000 एज अमाउंट इन्वेस्टेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए मिस्टर वाई ने जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये पैसा डाला है, इसको बिजनेस इनकम में अलाउड नहीं करा जाता सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि सेम वही रीजन है, इनका पर्सनल एक्सपेंस है। हाँ, बाद में मिस्टर वाई की जब ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है पांचों हेड से, तब जो 80C से 80U की डिडक्शंस होती है वहां अलाउड होता है। ये यहाँ पर अलाउड नहीं होगा क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्होंने खुद के लिए बनाया, बिजनेस के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं होता, राइट, पर्सनल होता है। तो सेम पर्सनल एक्सपेंस होने की वजह से ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया और किन्हें ऐड करना है किन्हें नहीं वो हमें क्लियर हो गया। तो हमें नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना दे रखा है, 5 लाख रुपीज, तो ये हमने लिख लिया, राइट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सबसे पहले ये ऐड हो जाएंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने आ गए आपके पास, 7,000 रुपीज, इसे ऐड बैक कर दिया। इसके अलावा रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, क्योंकि वो रेंट खुद को जा रहा था तो इसलिए ये पूरा का पूरा 1,30,000 रुपए ऐड हो जाएगा, किसी बाहर वाले पेमेंट एक्सटर्नल नहीं हो रही। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे करे थे उसमें से आधे इनके पर्सनल थे, तो जो पर्सनल थे वो हम ऐड बैक कर देंगे, तो 2,000 रुपए ऐड बैक हो गए, राइट, 50%, क्लियर, जो कि डिसअलाउड है क्योंकि वो पर्सनल थी। रिपेयर कराई है बिल्डिंग पर, तो वो भी आपकी आधी बिजनेस की थी और आधी पर्सनल थी, तो पर्सनल वाले थोड़ा ना खर्चे अलाउ करे जाएंगे, तो वो हमने 2,500 ऐड कर दिए, तो वो भी 50% ऐड हो गया। प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस, तो सेम इंश्योरेंस प्रीमियम का भी वही रोल है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पूरे बिल्डिंग का जा रहा था 3,000 रुपए, तो 1,500 रुपए डिसअलाउड होंगे जो पर्सनल है, राइट। अब आती है कार की बारी, तो कार को तो आपको डेबिट करना ही नहीं चाहिए था, तो ये आपने डेबिट कर रखा था, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। बट ध्यान से सुनिएगा, इसका जो डेप्रीसिएशन था वो आपने कहीं नहीं लिख रखा, जबकि आपको डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, तो डेप्रीसिएशन हम लगाएंगे। और आपको नहीं दे रखा, कार पर जो डेप्रीसिएशन का रेट है वो है 15%, राइट। तो हमारी कार है 3 लाख रुपए की, 15% रेट है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि 6 महीने से ज्यादा यूज हुई है 6 महीने से कम। तो देखिए इसे पुट टू यूज कब खरीदा आपने, 1 जनवरी 2021 को, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हुई है, तो क्योंकि आपके पास हाफ 6 महीने से कम पीरियड इस्तेमाल हुई है, तो जो भी 15% जो भी रेट होता है उसका हाफ हो जाता है, यानी कितना परसेंट लगेगा, 7.5% लगेगा। इसके अलावा क्योंकि आधी कार पर्सनल यूज के लिए, आधी जो है वो क्या कहते हैं बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा वो टोटल डेप्रीसिएशन का सिर्फ हाफ डेप्रीसिएशन ही लेस करा जाएगा, राइट। तो वो हमारा बन रहा है 11,250 रुपए, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके अलावा पेट्रोल एक्सपेंस हुए थे, तो पेट्रोल जो एक्सपेंस हुए थे सेम वही रीजन है, हाफ गाड़ी जो है पर्सनल यूज के लिए हो रही थी, तो 2,500 अलाउ नहीं करे जाएंगे, है ना। 5,000 आपने माइनस कर दिए P&L से, 2,500 तो आपका पर्सनल एक्सपेंस था ना, तो ज्यादातर मिस्टर वाई के पर्सनल एक्सपेंस थे और इन्होंने P&L से सब्ट्रैक्ट कर रखे थे, तो हमने ऐड बैक कर दिया। इसके अलावा जो पीपीएफ में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया वो भी उनका पर्सनल एक्सपेंस है, तो फिलहाल 30,000 रुपए यहाँ ऐड हो जाएंगे, लेकिन बाद में ये आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं, बट अभी ये अलाउड नहीं है। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इनकी इनकम कैलकुलेट करनी है और आपकी इनकम निकल कर आ जाएगी 9,75,500 रुपीज। तो आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे
तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।